डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंटेक एकेडमी। आज मैं बच्चों नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2022 के बारे में आप लोगों से कुछ बात करने जा रहा हूँ। ये समझाने की छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि ये 2022 का नोबेल प्राइज जो फिजिक्स में मिला, ये 3 साइंटिस्ट को, जॉन एफ क्लॉजर, ये यूएसए के रहने वाले, एलन एस्पेक्ट, ये फ्रांस के रहने वाले, और ये एंटन ज़ाइलिंगर, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के रहने वाले। तो ये 3 फिजिसिस्ट को फिजिक्स का 2022 का नोबेल प्राइज मिला। तो ये क्यों मिला इनको? जो फिजिक्स का 2022 का नोबेल प्राइज मिला वो क्यों मिला और किस टॉपिक के लिए मिला? तो इनको फॉर क्वांटम इंटेंगलमेंट के लिए मिला। ये क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा टफ माना जाता है, थोड़ा ये टफ फिजिक्स है, ये इजी फिजिक्स नहीं है लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स ऑफ न्यूटन। ये मॉडर्न फिजिक्स के तले आता है और ये फॉर क्वांटम इंटेंगलमेंट के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। ये रिलेटेड है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, दैट इज एडवांसिंग द फील्ड ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन। तो अभी ये आप लोगों के सर से ऊपर जा रहा होगा कि व्हाट इज क्वांटम इंटेंगलमेंट। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि फला की बेटी फला के बेटे के साथ इंटेंगल हो गई, एक लड़का एक लड़की के साथ इंटेंगल हो गया, और एक लड़की एक लड़के के साथ इंटेंगल हो गई। किस चीज़ में इंटेंगल होगी? तो वहाँ पे लव में, प्यार में इंटेंगल हो गए ये दोनों। तो उन दोनों के बीच भी एक रिलेशन बनता है। तो यहाँ भी उसी तरह का एक लव का, प्यार का रिलेशन नहीं है, बल्कि ये क्वांटम इंटेंगलमेंट है। तो अब क्वांटम इंटेंगलमेंट को आप आसान से लफ्ज़ों में इस तरह से समझें कि मान लें कि आप गए किसी मिठाई के दुकान और वहाँ से मिठाई के दुकानदार को आपने कहा कि 2 किलो मिठाई दे दो, 1 किलो लड्डू दे दो, 1 किलो काजू की बर्फी दे दो। ठीक है बच्चों? तो अब दोनों दुकानदार ने दोनों मिठाई को अलग अलग पैकेट में पैक किया, 1 केजी लड्डू और 1 केजी काजू की बर्फी, और दोनों एक ही तरह के पैकेट में पैक किया। तो दोनों का साइज भी सेम है, डायमेंशन सेम है और क्वांटिटी भी सेम है, वजन भी सेम है। इस तरह से वो पैक करा के अपने घर लाए, अपनी फैमिली के सामने। अब यहाँ पे दोनों पैकेट सामने रखा हुआ है, दोनों मिठाई की पैकेट, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, किसी को पता नहीं है कि किस पैकेट में लड्डू है और किस पैकेट में काजू की बर्फी। तो ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे अनुमान लगाया जाए कि एक पैकेट में लड्डू, किस पैकेट में लड्डू है और किस पैकेट में काजू की बर्फी? तो ये तब पता चलेगा जब तक एक पैकेट को आप खोलेंगे नहीं। किसी एक पैकेट को खोला आपने, पता चला कि इसमें लड्डू है, तो तब दूसरे पैकेट में ये ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि उसमें काजू की बर्फी है। ठीक है? उसी तरह से क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है? मतलब ये जो 3 साइंटिस्ट थे, जॉन एफ क्लॉजर, एलन एस्पेक्ट एंड एंटन ज़ाइलिंगर, इन्होंने क्या किया? दे कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स कंसर्निंग क्वांटम इंटेंगलमेंट, a phenomena that occurs when 2 particles behave as one even when they separated. In other words, you can also say if 2 objects or 2 particles come close to each other, then a quantum relation is established between them. So this phenomena is called quantum entanglement. बच्चों ये 3 साइंटिस्ट जो हैं यहाँ पे, जॉन एफ क्लॉजर, एलन एस्पेक्ट एंड एंटन ज़ाइलिंगर, ये 1972 से, फ्रॉम 1972 से ये इस क्वांटम इंटेंगलमेंट पे रिसर्च कर रहे थे, ये तीनों साइंटिस्ट। ठीक है? आफ्टर 40 ईयर्स, अभी कितना है 2022, तो इसमें 40 ईयर्स लग गए, पूरी जिंदगी इन्होंने खपा दिया क्वांटम इंटेंगलमेंट पे, इसको
सही साबित करने के लिए। तो बच्चों, व्हाट इज क्वांटम इंटेंगलमेंट, इसको जानने के पहले हम लोगों को थोड़ा सा स्पिन के बारे में जानना पड़ेगा। पार्टिकल का जो स्पिन होता है, ये हमारा ये अप स्पिन है, अप स्पिन, और ये हमारा है डाउन स्पिन, डाउन स्पिन। ठीक है, तो ये अप स्पिन जो है बच्चों, ये पॉजिटिव स्पिन होता है, पॉजिटिव, और ये होता है निगेटिव, डाउन स्पिन। यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये स्पिन है। तो दो फोटोन को इन्होंने लिया। एक फोटोन हमारा है ये इस तरह से, मान लीजिए कि ये हमारा एक फोटोन है। ठीक है, ये मासेस पार्टिकल होता है फोटोन, और दूसरा फोटोन यहाँ पे है, एक फोटोन ये है। ठीक है, दो फोटोन है। एक फोटोन जो हमारा है ये, इसका स्पिन अप है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और ये जो स्पिन है हमारा, ये जो हमारा फोटोन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अप स्पिन, ये अप स्पिन है और ये डाउन स्पिन है। ठीक है, यानी ये स्पिन जो है वो पॉजिटिव है और ये स्पिन जो है वो निगेटिव है। क्लियर? अब इसमें इसको इंटेंगल कराना है, तो इंटेंगल कराने के लिए क्रिस्टल लेजर टेक्नोलॉजी से एक्सपेरिमेंट किया गया। ये कैसे इंटेंगल होगा दोनों फोटोन, तो क्रिस्टल लेजर टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट से ये दोनों फोटोन को इंटेंगल कराया गया। इंटेंगल कराने के बाद यहाँ से इस डिस्टेंस पे, मान लीजिए d डिस्टेंस है, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोटॉन्स। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि एक फोटोन आपका इस अर्थ पे है और दूसरा फोटोन, इंटेंगल कराने के बाद दोनों को हमने इंटेंगल करा दिया। ये फोटोन दूसरे फोटोन से बिल्कुल इंटेंगल हो गया बाय एक्सपेरिमेंट। तो इसी एक्सपेरिमेंट को, इस पर रिसर्च करने के लिए ये तीनों साइंटिस्ट को 40 इयर्स का टाइम लगा, एक्सपेंड हुआ। तो ये जब इंटेंगल हो गया दोनों फोटोन, तब इसको आप एक को रखिए इस जमीन पे, दूसरे को भेज दीजिए किसी गैलेक्सी पे। तो या एक फोटोन को रखिए आप यहाँ, दूसरे को इस यूनिवर्स के एंड पे भेज दीजिए। तो ये अगर पॉजिटिव स्पिन है, अगर ये हमारा जो जमीन पर वाला फोटोन है ये पॉजिटिव स्पिन है, तो ऑटोमेटिकली उसमें इंटेंगलमेंट के बाद चाहे वो कितना भी डिस्टेंस क्यों ना बढ़ा दें, कितनी भी दूरी क्यों ना बढ़ा दें, वो इसमें निगेटिव स्पिन की टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी। अगर ये क्लॉकवाइज में है तो वो एंटी क्लॉक में, वहां जाकर के अगर देखिएगा तो पता चलेगा ये ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन क्विकली भेज देता है। इसमें स्पीड ऑफ लाइट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। स्पीड ऑफ लाइट से अगर भेजेंगे तो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स, लाइट ईयर्स लग जाएगा पहुंचने में। ठीक है, आप ऐसे भी जानते होंगे कि सनलाइट को जमीन पर सिर्फ पहुंचने में 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स का टाइम लगता है, लेकिन गैलेक्सीज से, एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी या एक गैलेक्सी से दूसरे प्लैनेट्स पे लाइट को पहुंचने में बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। ठीक है, तो वो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स का वक्त लगता है। कहीं भी किसी चीज को, अगर मान लीजिए कि एक पार्टिकल, एक फोटोन हमारा इस जमीन पे, दूसरे फोटोन को हम किसी सैटेलाइट पे भेज रहे हैं। ठीक है, तो वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं करता है, बस बल्कि स्पीड ऑफ लाइट से कई गुना फास्ट ट्रेवल करता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ अगर ये देख रहे हैं पॉजिटिव स्पिन है, तो इस दूसरे फोटोन को अगर इस यूनिवर्स के लास्ट एंड पे भी अगर हम रख देते हैं, तो वहां ये जो ही ये पॉजिटिव स्पिन होगा उसमें निगेटिव स्पिन डेवलप कर जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव स्पिन, अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव स्पिन
ऑटोमेटिक डेवलप कर जाएगा। अगर हम एक फोटोन को ऑब्जर्व करें, इसको ऐसे समझिए, अगर हम एक फोटोन को ऑब्जर्व करें तो दूसरे फोटोन में अपने आप ही अपोजिट प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, चाहे उसकी दूरी कितनी भी क्यों ना कर दी जाए। समझे? अगर हम एक फोटोन को ऑब्जर्व करें तो दूसरे फोटोन में अपने आप ही अपोजिट प्रॉपर्टी डेवलप कर जाती है, चाहे उसकी दूरी कितनी भी क्यों ना कर दी जाए, यहां तक कि इस यूनिवर्स के आखिरी एंड पर। ठीक है, तो ये है क्वांटम इंटेंगलमेंट। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को जब ये पता चला, ऐसे भी क्वांटम मैकेनिक्स से उनको ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन हैड डिस्टेंड एज स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे कहा, क्या कहा? अल्बर्ट आइंस्टाइन डिस्डेंड, अल्बर्ट आइंस्टाइन डिस्डेंड by saying spooky action at a distance। स्पूकी एक्शन यानी काफी हॉरिबल, काफी टेरेबल, डरावना, भयावह, भुताहा, इसको कहा कि ये स्पूकी एक्शन है। तो ये कह करके उन्होंने, चूंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टकरा रही थी, बिकॉज इट वाज डायरेक्ट हिटिंग ऑन आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी which says that no one can go faster than the speed of light। no one can go faster than the speed of light। और यहां पे क्या हो रहा है कि इंस्टेंटली, चाहे डिस्टेंस कुछ भी हो क्यों ना हो, वहां एक पॉजिटिव है तो उसमें दूसरे, अगर यहां पे कुछ कोड से इंफॉर्मेशन भेजे, कोई सीक्रेट कोड है, ठीक है, तो यहां भी इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली यहां इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये सीक्रेट कोड है, तो यहां पे गैलेक्सी पे, मान लीजिए कोई गैलेक्सी पे हमारा मिल्की वे पे, यहां अगर किसी तरह का छेड़छाड़ या किसी सैटेलाइट पे है, इस कोड के साथ छेड़छाड़ अगर कहीं हो रहा है तो यहां हमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि वहां कोई छेड़छाड़ इसके साथ कर रहा है। ठीक है, हाँ तो बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ऑब्जेक्टेड टू एस्पेक्ट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड फेमसली डिक्लेयर्ड, आई एम कन्विंस्ड गॉड डज नॉट प्ले डाइस। क्या कहा? आई एम कन्विंस्ड गॉड डज नॉट प्ले डाइस। और इन्होंने फिर ईपीआर पैराडॉक्स 1935 में स्टैब्लिश किया। ईपीआर पैराडॉक्स, ईपीआर पैराडॉक्स इन 1935 में इनका पेपर पब्लिश हुआ। ईपीआर पैराडॉक्स, ई से आइंस्टाइन, ई फॉर आइंस्टाइन, पी फॉर पोडोल्स्की एंड आर फॉर रोसेन। ये तीन साइंटिस्ट थे, आइंस्टाइन, पोडोल्स्की एंड रोसेन। ये मिलकर के बना ईपीआर पैराडॉक्स 1935 में। तो ईपीआर पैराडॉक्स क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स वाज नॉट ए कंप्लीट थ्योरी। ये कहता है क्वांटम मैकेनिक्स was not a complete theory। क्वांटम मैकेनिक्स was not a complete theory। ये ईपीआर पैराडॉक्स कहता है क्वांटम मैकेनिक्स was not a complete theory। और इसको हकारत भरी नजरों से देखा, इसका तिरस्कार किया। ठीक है, EPR paradox argued by assuming local causality that quantum mechanics is an incomplete description of reality। फिर आते हैं बेल्स थ्योरम आता है, जॉन स्टुअर्ट बेल्स थ्योरम। अल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ हो जाती है 1955 में। आफ्टर द डेथ ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन, यानी आफ्टर 1955,
ये 1964 में ये बेल, जॉन स्टुअर्ट बेल बेल्स थ्योरम देते हैं जो क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात करता है। ये ईपीआर पैराडॉक्स ने तो उसको इनकार कर दिया, बोला स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस। लेकिन जब तक वो अल्बर्ट आइंस्टाइन एलाइव थे तब तक किसी ने जसारत नहीं किया, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाया कि क्वांटम इंटेंगलमेंट बात करने की। लेकिन उनके डेथ के कुछ ही साल के बाद 1964 में इन्होंने एक बेल्स थ्योरम दिया। तो ये बेल्स थ्योरम है जिसमें ये कहता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि सब हिडन वेरिएबल की बात की थी, लेकिन इन्होंने कहा, और ये जो 3 साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, इन्होंने भी कहा कि ये कोई भी हिडन वेरिएबल वगैरह नहीं है, ये सब बकवास है। ईपीआर पैराडॉक्स आर्ग्यूड बाय अज्यूमिंग लोकल causality that quantum mechanics is an incomplete description of reality. Bayes' theorem 1964 and subsequent experiments would later show that local hidden variables, a way of finding complete description of reality of certain types, are impossible. Quantum mechanics was not a complete theory. ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक और एग्जाम्पल हम देते हैं। मान लीजिए कि यहां पे एक क्लॉक है, हमारा एक क्लॉक है, घड़ी है, ठीक है। यहां पे ये घड़ी मान लीजिए ये टाइम दे रहा 3 PM, ठीक है। दूसरी घड़ी है किसी गैलेक्सी पे, दूसरी घड़ी यहां पे है, ये भी टाइम इसमें है वही सेम 3 PM। ये 3 PM ये भी बता रहा है टाइम 3 PM, यहाँ भी 3 PM। ये दोनों घड़ी को अगर हम क्वांटम इंटेंगलमेंट के प्रोसेस से इसको इंटेंगल कर दें तो एक घड़ी आपकी, एक क्लॉक अगर मान लें कि आपका इस अर्थ पे है और दूसरा क्लॉक किसी गैलेक्सी पे है, ठीक है, या इस यूनिवर्स के लास्ट एंड पे हो, तो ऑटोमेटिकली जब इसको इंटेंगल कराएंगे तो यहाँ 3 बज रहा है तो वहाँ भी 3 बजेगा। चाहे ये इस अर्थ पे 3 बज रहा है तो किसी प्लानिट पे ले जाएंगे तो वहाँ भी 3 बजेगा। इस अर्थ पे अगर यहाँ 3 बज रहा है तो किसी सैटेलाइट पे ले जाएंगे तो वहाँ भी 3 बजेगा। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है क्वांटम इंटेंगलमेंट। और अब हम इसके एप्लीकेशंस पे रोशनी डालते हैं कि क्वांटम इंटेंगलमेंट का क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या यूज है। ठीक है बच्चों। हाँ, तो आप लोग हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम इंटेंगलमेंट, कहाँ कहाँ इसका यूज है। एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम इंटेंगलमेंट। Applications of quantum entanglement. Quantum cryptography. Number 1, quantum cryptography. मतलब कुछ भी लिख रहे हैं तो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह क्विकली ट्रांसफर हो जाएगा। नंबर 2, सुपर डेंस कोडिंग। यानी बच्चों ये सीक्रेट कोडिंग है, सीक्रेट कोड है। नंबर 3, फास्टर देन लाइट स्पीड, कम्युनिकेशन। स्पीड की लाइट से ज्यादा तेज से ये कम्युनिकेशन होगा। और नंबर 4,
टेलीपोर्टेशन, क्वांटम टेलीपोर्टेशन, क्वांटम टेलीपोर्टेशन। ठीक है, तो क्वांटम में यहाँ पे बहुत छोटे छोटे चीज पार्टिकल्स के बारे में बात की जाती है, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स ऑफ जो न्यूटन का था, न्यूटन की क्लासिकल मैकेनिक्स में सब कुछ दिखाई देता था, सब चीज सर्टेन था, कौन चीज कहाँ है, स्टार कहाँ है, सन कहाँ है, मून कहाँ है, अर्थ कहाँ है, प्लैनेट कहाँ है, ये सब हम लोग देख सकते थे, ये सब चीज सर्टेनिटी थी। लेकिन बाद में आया हाइजेनबर्ग, उन्होंने दिया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये सब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बेस करता है ये सब, और इसके फेवर में थे नील बोर भी इसी के फेवर में थे, और भी कई भी साइंटिस्ट इसके फेवर में थे, लेकिन ईपीआर पैराडॉक्स फेवर में नहीं था, उसका अपोज कर रहा था। ठीक है, बेल वगैरह थे, स्टुअर्ट बेल, उसके बाद नील बोर, ये सब क्वांटम इंटेंगलमेंट के फेवर में थे, क्वांटम मैकेनिक्स के फेवर में थे। और आज देखिए 40 साल की मेहनत रंग लाई, और अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो सोच था, जो व्यूज था, जो नजरिया था क्वांटम एंगलमेंट के बारे में, वो आज गलत साबित हुआ। ठीक है, तो ये टेलीपोर्टेशन, क्वांटम टेलीपोर्टेशन से यहाँ पे आप किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हो, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो कुरान मजीद है, जो आज से तकरीबन 1450 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्रोफेट, जो इस्लाम के प्रोफेट हैं, उन पे नाजिल हुई, उसमें कुरान में चैप्टर 27 है सूरह नमल, नमल मीन्स होता है चींटी, एंट, उसमें वर्स नंबर 38 से लेकर 41 में ये 42 तक ये बताया गया है कि वहाँ उस टाइम के प्रोफेट थे, उस टाइम के जो प्रोफेट थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो उनको एक हुदहुद चिड़िया थी, उसके जरिए पता चला कि यहाँ से यमन, जो यहाँ से तकरीबन यानी यरूशलेम फलस्तीन से यमन का जो डिस्टेंस है वो करीब करीब 2200 किलोमीटर है। 2200 किलोमीटर, कितना? 2200 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर फ्रॉम यमन टू जेरूसलम, ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको बताने के पहले बेहतर होगा कि हम कुरान के वर्ष को यहाँ पे हम आपके सामने रखें। ठीक है, कुरान क्या कहता है इसके बारे में, उसको हम आपके सामने यहाँ पे रखें। तो देखिए आप लोग यहाँ पे, यह कुरान मजीद सूरह नमल चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 38 आयत नंबर 38, क़ाला या अय्युहल मलअु अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़बला अन यातूनी मुस्लिमीन। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अहले दरबार, यानी अपने दरबारियों से कह रहे हैं, तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास लाता है। तख्त मीन्स थ्रोन, तुम में से कौन, किसका? मलका सबा, जो यमन में रहती थी, वो सूरज की पूजा होती थी वहाँ, वो कौम जो थी सन की परस्तिश करती थी, सूरज की पूजा करती थी। तो तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास लाता है कबल इसके कि वो लोग मुती होकर मेरे पास हाजिर हो जाए। ठीक है, उसके बाद आयत नंबर वर्स नंबर 39 में कहा है, क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्नी अना आतीका बिही क़बला अन तक़ूमा मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन। जिनों में से एक कवि हैकल ने अर्ज किया, जिन पर भी उनकी हुकूमत थी, जिन भी उनके ताबे थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, तो जिनों में से एक कवि हैकल ने अर्ज किया, मैं उसे हाजिर कर दूंगा कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठें, मैं उसकी ताकत रखता हूं और मैं अमानतदार हूं। यह वर्स नंबर 39 में, मतलब एक जिन जो हेवी मोटा तगड़ा जिन था, उसने कहा कि आप यहाँ से
जब आपके यहाँ से मस्जिद बर्खास्त होने से पहले मैं उसको आपके सामने हाजिर कर दूंगा। लेकिन 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 हाँ, आयत नंबर 40, वर्स नंबर 40 में है कि उसका तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। जिस शख्स के पास किताब का एक इल्म था, वो बोला, किताब का यानी स्क्रिप्चर का आलिम था वो। ही वॉज एन एजुकेटेड पर्सन, हाईली एजुकेटेड पर्सन। जिस शख्स के पास किताब का एक इल्म था, वो बोला, मैं आपके पलक झपकने से पहले उसे लाए देता हूँ। जो ही कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तख्त यानी वो थ्रोन अपने पास रखा हुआ देखा, वो पुकार उठा, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या काफिर नेमत बन जाता हूँ। ये आयत नंबर 40। उसके बाद लास्ट में वर्स नंबर 42 में है कि मलका भी हाजिर हो गई। मलका सबा जो थी, जिसको बिल्किस के नाम से भी लोग जानते हैं, मलका जब हाजिर हुई तो उससे कहा गया कि तेरा तख्त ऐसा ही है। वो कहने लगी, ये तो गोया वही है, हम तो पहले ही जान गए थे और हमने सर एताज झुका दिया था, हम मुस्लिम हो चुके हैं। और इसको आप इंग्लिश में भी आप जान लें। सोलोमान सेड, ओ असेंबली ऑफ जिन, विच ऑफ यू विल ब्रिंग मी हर थ्रोन। मलका सबा, क्वीन बिल्किस थ्रोन। Which of you will bring me her throne before they come to me in submission? Verse number 38. Verse number 39. A powerful one from among the jinn said, I will bring it to you before you rise from your place. And indeed I am for this task strong and trustworthy. उसके बाद आते हैं एक और आलिम, स्क्रिप्चर के नॉलेज रखने वाले। ये वर्स नंबर 40 में है। Said, one who had knowledge from the scripture, I will bring it to you before your glance returns to you. यानी आप पलक झपकते हम यहाँ से इसको ले आएंगे। And when Solomon saw it placed before him, he said, this is from the favor of my Lord to test me whether I will be grateful or ungrateful. तो कहने का मतलब है कि कुरान मजीद में इसका आज से 1450 साल पहले इस टेलीपोर्टेशन के बारे में बताया जा चुका है। टेलीपोर्टेशन मीन्स कि 2200 किलोमीटर से वो थ्रोन जो है वो चलकर पैदल या हवा में उड़कर नहीं आया। वो टेलीपोर्टेशन ये होता है, वो प्रोसेस है कि वहाँ जैसे आपने फोटोन में देखा कि यहाँ जो ही एक पॉजिटिव स्पिन डेवलप कर रहा है तो वहाँ ऑटोमेटिकली निगेटिव यानी अप स्पिन यहाँ डेवलप हुआ तो वहाँ निगेटिव स्पिन डेवलप, यहाँ से किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो दूसरे फोटोन में उसका इंफॉर्मेशन जा रहा है। तो यहाँ भी वैसा अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर में इसकी पॉसिबिलिटीज है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी तो मेटेरियल ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, अभी तो मासलेस पार्टिकल, फोटोन क्या है, मासलेस पार्टिकल को एक जगह से दूसरे जगह वो इंटेंगल करके भेजा जा सकता है और सारा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ये थ्रोन क्या है, एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है, तो ये टेलीपोर्टेशन के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह वो फौरन विद इन अ कपल ऑफ सेकंड यानी विद इन 0 सेकंड इंस्टेंटेनियसली वो एक जगह से दूसरे जगह आएगा। तो ये क्वांटम इंटेंगलमेंट पे जो ये 3 साइंटिस्ट हमारे जो काम किया और जो जिन्होंने उस काम के बदले इन्हें 2022 का फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत बड़ी डिस्कवरी है। और इससे ये वर्ल्ड जो है वो बहुत उसमें काफ़ी चेंजेस आएगा। ठीक है, तो ये हमने क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में और नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2022 के बारे में हमने मुख्तसर में आप लोगों के सामने एक साफ लफ्ज़ों में, एक सीधे साधे लफ्ज़ों में मैंने आपके सामने बयान किया। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। अल्लाह हाफिज़।